Every single book which I've topper suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की चर्चा में हम लोग बात करने वाले हैं ड्रोन वॉरफेयर की। हम सभी ये बात जानते हैं कि दुनिया में आजकल अब युद्ध का स्वरूप बहुत अधिक बदल चुका है और आजकल दो देश अपने सीधे तौर पर संघर्ष में ना आकर वे ड्रोन के माध्यम से संघर्ष को बढ़ाते हैं। और यही स्थिति हम लोगों ने देखी है रशिया यूक्रेन वॉर में, इजराइल पैलेस्तीन वॉर में और बीते दिनों हुए भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष में। सभी जगह ड्रोन का बहुत अधिक इस्तेमाल किया गया है। ज़रूरी है ये समझना कि आजकल कैसे युद्ध का स्वरूप बदल रहा है और हम लोग ड्रोन के माध्यम से संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अधिक तत्पर हैं। इसी के साथ साथ भारत की क्या क्या क्षमताएं हैं ड्रोन युद्ध के मामले में, इसको भी अच्छे से जानेंगे समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारे पास न्यूज़ उसका क्या कहना है। ड्रोन वॉरफेयर केम होम ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। तो ये हम सभी जानते हैं कि यहाँ ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष जो था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और पूरे जो संघर्ष की स्थिति थी वो मुख्य रूप से ड्रोन वॉरफेयर पे ही केंद्रित रही थी। इसके साथ साथ यहाँ पर कहा गया वेयर डज इंडिया स्टैंड। तो देखिए यहाँ पे ये भी कहा गया है कि भारत का अब क्या स्थान है ड्रोन वॉरफेयर के मामले में, क्योंकि ड्रोन हर तरह के होते हैं। सस्ते ड्रोन भी है, महंगे ड्रोन भी है, कुछ की पेलोड क्षमता कम है, कुछ की ज़्यादा है, कुछ अधिक सटीक हमले कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं पूरी तरह से ऐसा काम। तो भारत की स्थिति समझेंगे हम लोग कि इस मायने में कहाँ पर आकर रुकी हुई है या किस स्तर पर है। ठीक है, इसके साथ ही इस पूरे के पूरे विषय को क्यों अच्छे से समझना जानना है, इसके पीछे भी हमारे पास कुछ बड़े रीजन है। तो देखिए साइंस एंड टेक का ये पार्ट होता है और मेंस के हिसाब से आप लोग को ये वाली बात ध्यान रखनी है कि मेंस के मामले में जीएस पेपर 3 में इसका रिलेवेंस बहुत ज़्यादा है। और जिस तरह से आजकल लगातार यूपीएससी AI पे क्वेश्चन पूछ रहा है, जीएस पेपर 3 के अंदर टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये समझ लीजिए कि जिस तरह से युद्ध हो रहा है लगातार, जो इतने भी वॉरफेयर हो रहे हैं वो ड्रोन वॉरफेयर हो रहे हैं, तो इस बार भी संभावना है कि जीएस पेपर 3 के अंदर सीधे तौर पर ड्रोन वॉरफेयर से क्वेश्चन आ सकता है, ड्रोन टेक्नोलॉजी से आ सकता है, कुछ ना कुछ आ सकता है। हालांकि बीते दिनों हम लोगों ने ये देखा कि ड्रोन से सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर भी। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है ये हमारा वर्ष 2020 का है, तो ड्रोन से जुड़ी हुई चीजें जो है हम लोगों से यहाँ पूछी गई थी। ठीक उसी प्रकार जो भी बीते दिनों यूपीएससी का 2025 का प्रीलिम्स हुआ है 25 मई को, वहां पर भी सीधा क्वेश्चन ड्रोन का आया हुआ था। तो इन दोनों क्वेश्चन को देख के पता चल रहा है हम लोग को कि भाई यूपीएससी ड्रोन से जुड़ी हुई चीजों को पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर पता है तो मुझे आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना, सक्रिय जलवायुमुखियों के मुखों का निरीक्षण करना, DNA विश्लेषण के लिए उत्प्रेक्षण करती हुई वेलों के श्वास में नमूने एकत्र करना, तकनीक के वर्तमान स्तर पर उपयुक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है, यह पूछा गया था। और जो हमारा भी 2025 में क्वेश्चन आया, कहा गया कि मानव रहित वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सभी प्रकार के UAV, ठीक है, UAV मतलब मानव रहित वाहन कह सकते हैं और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं हम लोग, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। तो सभी प्रकार के UAV ऊर्ध्वाधर अवतरण या लैंडिंग कर सकते हैं, सभी प्रकार के UAV स्वतः मंडरा सकते हैं, सभी प्रकार के UAV शक्ति पूर्ति के स्रोत के रूप में केवल बैटरी का प्रयोग करते हैं। तो बताना था कितने सही है, तो लेटेस्ट है, इंपॉर्टेंट है और लगातार पूछा भी जा रहा है। आइए समझते हैं बातें जो है हमारी आज की चर्चा की। तो देखिए फिलहाल जो हमारे पास संदर्भ आया है, संदर्भ वैसे इसका कोई एक जरूरी नहीं है कि एक ही संदर्भ में इसको पढ़ा जाए, बहुत सारे अनेकों एक संदर्भ है हमारे पास में। हालांकि 2021 में 1 जुलाई को उस समय हमारे जो तत्कालीन सेना प्रमुख थे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे साहब, उन्होंने एक खास बात कही थी और उन्होंने बात ये कही थी कि देखिए हम AI सहित विशिष्ट प्रौद्योगिकियों की खोज में लगे हैं, पर हमें ये याद रखना है कि भाई याद रखने में समझदारी होगी कि भविष्य के युद्धों में निम्न प्रौद्योगिकी भी शामिल होंगी जिसे प्राप्त करना आसान है लेकिन पराजित करना कठिन है। तो सीधे तौर बताया गया था कि भाई AI के मामले में आप आगे लगातार बढ़ रहे हैं, अपनी क्षमताओं को विकसित कर रहे हैं, लेकिन क्षमताओं को विकसित करना, इसको प्राप्त करना ये आसान है, लेकिन इन्हें रोक पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और पाकिस्तान के मामले में ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान ने जिन ड्रोन से हम लोगों पर हमला किया था, हम लोगों ने उनको निष्क्रिय तो कर दिया था, लेकिन जिन ड्रोन से हम लोगों ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था, पाकिस्तान उन्हें निष्क्रिय नहीं कर पाया था और पाकिस्तान को बड़ा ही ज़्यादा नुकसान इस दौरान हुआ था। ठीक है, तो ये एक संदर्भ है हमारे पास में जिसके आधार पर हम लोग इस पूरे के पूरे टॉपिक को समझ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा रशिया यूक्रेन वॉर का संदर्भ ले सकते हैं, इजराइल पैलेस्तीन वॉर का संदर्भ ले सकते हैं, भारत पाकिस्तान संघर्ष का संदर्भ ले सकते हैं और दुनिया भर में आजकल लगातार ड्रोनों को लेकर के तकनीकी उन्नति पर कार्य हो रहा है, तो इसका भी हम लोग संदर्भ ले सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब इसी के साथ हमें यहाँ पर यह भी समझना है कि देखिए
ड्रोन्स की स्थिति जो है वो आज के समय में बड़ी ही ज़्यादा खास हो चुकी है और हाल की 2 घटना है वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाल की 2 घटनाएं बिल्कुल लेटेस्ट है और जो लेटेस्ट घटना मैं आपको लगातार कह रहा हूँ कि भाई रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर ड्रोन वॉरफेयर जो है वो बहुत ही अच्छे स्तर पर हुआ है। दोनों ने बहुत ही ज़्यादा बड़े स्तर पर लड़ाई की है ड्रोन के मामले में। लेकिन सबसे हालिया घटना जो यूक्रेन के द्वारा की गई थी वो बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर सुर्खियों में आई थी और अपने आप में एक बड़ा ही खास मामला उसने लिया था। अभी 1 जून की ही बात थी और 1 जून को दरअसल यूक्रेन ने रशिया के भीतर 5 एयरबेस पे हमला कर दिया था। हालांकि इस दौरान जो ये 5 एयरबेस पे हमला किया गया था ये सस्ते फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का इस्तेमाल करके किया गया था। लेकिन इस दौरान यूक्रेन ने दिखाया कि वो क्या कर सकता है और किस बड़े स्तर पर वो हमला कर सकता है और इस पूरे के पूरे हमले को यूक्रेन के द्वारा नाम दिया गया था ऑपरेशन स्पाइडर वेब। और ऑपरेशन स्पाइडर वेब में क्या किया गया था, ट्रक के अंदर छुपा छुपा करके एक बड़े स्तर पर ड्रोन भेजे गए थे रशिया के अंदर और उसके बाद जब वो ड्रोन बिखरे आसमान में तो एक बड़ी संख्या में ड्रोन वहां मौजूद थे और उन्होंने रशिया के अंदर अलग अलग 5 एयरबेस को टारगेट इसमें किया था। तो बड़ा ही नुकसान पहुंचाया था रशिया को इस दौरान यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब में। और जिस प्रकार की स्थिति भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर में हुई थी, 4 दिनों तक लगातार संघर्ष रहा। इस पूरे के पूरे संघर्ष में हम लोगों ने देखा कि दोनों देशों ने बहुत ही बड़े स्तर पर ड्रोन का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने कम लागत वाले हल्की तकनीक वाले ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था इस पूरे के पूरे वॉरफेयर में। और वहां में पता चलता है कि पाकिस्तान के द्वारा जो ड्रोन इस्तेमाल किए गए थे उन ड्रोन का मकसद केवल और केवल हमला करना ही नहीं था बल्कि भारत की वायु रक्षा को कमजोर करना भी था, रडार को अव्यवस्थित करना भी था, गोला बारूद को खत्म करना भी था और साथ साथ खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था और भारत की कमजोरियों की जांच करना भी था। ये सारे के सारे उद्देश्य भी थे पाकिस्तान के द्वारा इस्तेमाल किए गए ड्रोन्स के हमारे ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो ये भी सारी की सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें समझनी होगी और ये सारी बातें भी जरूरी हैं। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट 2 इंसिडेंट हैं जो बताते हैं कि भाई दुनिया जा रही है ड्रोन वॉरफेयर की तरफ पूरी तरह से और अब हम लोग की जो आने वाले समय की लड़ाइयाँ होंगी वो ऐसे ही होंगी। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जिस समय से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था उसके बाद से ड्रोन वॉरफेयर एक बड़े स्तर पर हो चुका है व्यवस्था के अंदर, ठीक है। और सभी देश इसी प्रकार से ही आगे बढ़ भी रहे हैं। तो भी आने वाले समय में सभी देश जो है इसकी तकनीकी उन्नति पे काम करेंगे, टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा अपडेट करेंगे और साथ साथ अपनी जो ड्रोन क्षमता है उसके विकास पे भी लगातार कार्य करेंगे। ये सभी चीज़ें अब हम लोग आने वाले समय में देखेंगे ही देखेंगे। ये बिल्कुल स्वाभाविक हो चुका है आज के समय में। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग ड्रोन वॉरफेयर के इतिहास की कि भाई ड्रोन वॉरफेयर शुरू कैसे हुआ, कब से काम हुआ, तो देखो हमारी जो चीज़ें हैं वो कनेक्ट हो जाती हैं हमारी जाकर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ये देखा गया था कि उस समय भी यूएवीज का इस्तेमाल हुआ था, यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स उस समय इस्तेमाल हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, यानी कि जो हमारा वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से 1945 उस दौरान इस्तेमाल हुआ ही हुआ। साथ साथ जो कोरिया युद्ध का समय था 1950 का समय, उस दौरान भी ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ था। तो शुरुआती घटनाएं मानी जाती हैं जिस समय ड्रोन वॉरफेयर हम लोग देखते हैं, ये बिल्कुल शुरुआती उदाहरण मिलते हैं इसके। लेकिन शुरुआती उदाहरणों के बाद हम देखते हैं कि लगातार चीज़ें जो है वो आगे बढ़ती है, क्योंकि 1991 में खाड़ी युद्ध में सफलतापूर्वक इन्हें तैनात किया गया था। 1990 के दशक में इनका आधुनिक सैन्य इस्तेमाल भी होने लगा था। इसके साथ साथ 2020 में नारगोनो कराबाख संघर्ष में ड्रोन युद्ध का एक बड़ा रूप देखने को सामने मिला था हम लोग को। और अजरबैजान के द्वारा तुर्की के बेरोकटार TB2 और इजराइल के हारूप ड्रोन के उपयोग ने अर्मेनियाई सुरक्षा को तबाह कर दिया था, जिससे संघर्ष की गतिशीलता निर्णायक रूप से बाकू के पक्ष में बदल भी गई थी। तो अर्मेनिया अजरबैजान का पूरा संघर्ष था ये। और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि भाई कैसे अर्मेनिया सुरक्षा को तबाह किया। और अर्मेनिया और अजरबैजान के मामले में बाद में फिर मामला जो था वो अजरबैजान, यानी कि लास्ट में लिखा हुआ बाकू, तो बाकू जो है वो अजरबैजान से संबंधित है। तो अजरबैजान के पक्ष में ही ये पूरा वॉर चला भी गया था। तो उस समय एक परिवर्तित स्थिति हम लोगों ने देखी थी, ठीक है। तो ये कुछ ड्रोन वॉरफेयर का इतिहास है कि कुछ इस प्रकार से ड्रोन जो है वो एक हथियार का माध्यम बन गया और हथियार के माध्यम के रूप में हम इसको अब लगातार इस्तेमाल करते ही जा रहे हैं। शुरुआती उदाहरण हमें यहाँ पर ये सभी चीज़ें बताते हैं। लेकिन शुरुआती उदाहरणों के साथ साथ फिर हम लोगों ने देखा कि दुनिया के अंदर कुछ बड़े स्तर पर भी इसका इस्तेमाल लगातार किया गया। तो कहाँ पर इसका इस्तेमाल हुआ है, देखिए यमन के अंदर इस्तेमाल किया गया, ठीक है। यानी कि जो हम लोग उदाहरण देखे वो तो है ही है, लेकिन उसके अलावा और भी अनेक उदाहरण है हम लोग के पास जहां पर ड्रोनों का अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल हुआ है दूसरे देश को परेशान करने के लिए। यमन में हुआ। अब यमन में कैसे हुआ, हूती विद्रोहियों ने ड्रोन झुंडों का उपयोग करके सऊदी अरब के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया था और उसको नुकसान पहुंचाया था। इसके अलावा गजा के अंदर हम लोगों ने देखा बीते दिनों जो इजराइल और फलस्तीन का वॉर चल रहा है उस दौरान देखा था कि बड़े स्तर पर भाई ड्रोन हमले हुए, ठीक है।
तो इजराइल ने निगरानी और हमलों के लिए उच्च तकनीक वाले ड्रोन तैनात किए और हमास ने ग्रेनेड और निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया। तो दोनों में से कोई कम नहीं है, दोनों ने इस्तेमाल किया। भाई यूक्रेन और रशिया तो दोनों मान ही रहे हैं, लगातार वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप 4 मारोगे तो हम 40 मारेंगे, फिर दूसरा कहता है 40 मारोगे तो 400 मारेंगे, लेकिन मारेंगे जरूर। तो मॉस्को और कीव यानी कि रशिया और यूक्रेन दोनों ने वाणिज्यिक क्वाडकॉप्टर सैन्य ड्रोन TB2 और लान-10 शाहिद 136 और घूमने वाले हथियार तैनात किए, यानी कि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। जो भी इस्तेमाल कर सकते थे वो सब इन्होंने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किए हैं। अब यूक्रेन ने टैंकों को निशाना बनाने, व्यक्तिगत सैनिकों को नुकसान पहुंचाने, छोटी इकाइयों का पीछा करने और सबसे उल्लेखनीय रूप में रूसी हवाई ठिकानों पर बमबारी करने, सभी मामलों में अपने ड्रोन इस्तेमाल किए और खासतौर पर इस्तेमाल किए हैं इसने प्रथम व्यक्ति दृष्टि रेसिंग ड्रोन। सबसे खास तौर पर इसने इसी का ही इस्तेमाल किया अपने पूरे के पूरे इस वॉरफेयर के दौरान। इसके साथ साथ 1 जून का जो इसने किया था ऑपरेशन स्पाइडर वेब, वो तो बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में रहा पूरी तरह से। तो भाई इस दौरान क्या किया था यूक्रेन ने इस दौरान ट्रकों में छिपाकर रूस के भीतर ड्रोन भेजे, और कौन से 100 से 150 FPV यानी कि प्रथम व्यक्ति दृश्य ड्रोन जो थे वो 100 से 150 ड्रोन के माने जाते हैं कि इतने ड्रोन मौजूद थे, ट्रकों में छुपा के भेज दिए। 5 प्रमुख रशिया के एयर बेस पे इन्होंने फिर इसका लक्ष्य बनाया, टारगेट किया। और इसके अलावा पता चलता है कि रशिया को इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में $7 बिलियन का नुकसान भी पहुंचाया। हालांकि बात यहीं तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि भाई रशिया भी नहीं मानता, तो रशिया ने इस पूरे युद्ध के दौरान यूक्रेनी हवाई क्षेत्र को ध्वस्त करने और ऊर्जा ग्रिड जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए ईरान में बनाए गए शाहिद केमिकल्स ड्रोन का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया। तो भाई यहाँ पर भी चीज़ें जो हैं वो बड़ी इसने अपनी मजबूती दिखाई है कि देखो मैं भी कम नहीं हूँ और मेरे पास भी मामला जो है वो अच्छा है। और रशिया तो वैसे भी दूसरी महाशक्ति है दुनिया की, है ना, दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति इसको हम लोग कहते हैं, तो कैसे कम हो जाएगा अपने आप में, ये बिल्कुल भी स्वाभाविक है नहीं। यहाँ पर बात ये वाली भी क्लियर है। तो ड्रोन वॉरफेयर शुरू किसी और रूप में हुआ, लेकिन आजकल लगातार बढ़ता जा रहा है। और अब देख रहे हैं कि जहां कहीं पर भी 2 देशों में झड़प हो रही है, वो सभी आपस में ड्रोन्स का बड़े स्तर पर इस्तेमाल कर ही रहे। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग के लिए ये भी समझना जरूरी है कि भाई झुंड में ड्रोन हमला आजकल जो है वो बहुत ज्यादा चलन में आ गया। ठीक है, तो अब दरअसल क्या हो रहा है कि पहले जो हुआ करते थे संघर्ष, उस दौरान क्या था कि 5 ड्रोन भेज दिए, 7 ड्रोन भेज दिए, 10 भेज दिए, लेकिन अब ना सभी को ये पता लग चुका है कि अगर हम लोग ड्रोन्स को ना बड़े स्तर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ड्रोन वॉरफेयर का फायदा नहीं है। क्योंकि दुनिया के अब लगभग सभी देश ये बात जान चुके हैं कि उन्हें अपने पास एक एयर डिफेंस सिस्टम तो रखना पड़ेगा, ताकि जब कभी भी दूसरे देश से मिसाइल आए, रॉकेट आए या ड्रोन्स आए तो उनको निष्क्रिय किया जाए। जैसे कि पाकिस्तान ने हमारे मामले में भी बड़े स्तर पर ड्रोन्स का इस्तेमाल तो किया, लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना अच्छा था कि उसने सारे ड्रोन्स हवा में ही निष्क्रिय कर दिया और हम लोग को नुकसान नहीं होने दिया। अब सभी ये बात जानते हैं कि भाई एयर डिफेंस सिस्टम तो होना चाहिए, तो इसीलिए क्या किया गया है कि भाई छोटे हमलों को रोकने के लिए तो एयर डिफेंस सिस्टम काम कर जाते हैं, लेकिन बड़े हमलों को एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाते हैं। जैसे कि हम लोग अगर एग्जांपल समझे तो हम लोग एग्जांपल समझ सकते हैं इजराइल और पैलेस्टीन वॉर की शुरुआत का, जिस समय हमास ने बड़े स्तर पर मिसाइलें दागी थी इजराइल के खिलाफ, है ना। और इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम माना जाता है पूरी दुनिया के अंदर की बेहतरीन सुरक्षा प्रणालियों में से एक है, और बेहतरीन तरीके से ये हवा से कि आए गए जितने भी हमले होते हैं उनको निष्क्रिय करने में भूमिका निभाता है। लेकिन हमास को इसकी तकनीक पता चल गई और हमास ने बड़े स्तर पर मिसाइलें छोड़ी, जिसके बाद आयरन डोम कंफ्यूज हो गया, और कंफ्यूज होने के बाद फिर वो जवाबी कार्रवाई कर ही नहीं पाया। अब जब जवाबी कार्रवाई नहीं हुई तो फिर उसके बाद इजराइल को बड़े स्तर पर नुकसान हुआ था। और वही स्थिति हम लोग देखते हैं कि अब आजकल जो ड्रोन के मामले में चल रही है वो भी ये चल रही है कि देखो अगर किसी दूसरे देश की हवाई रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय करना है तो ऐसी स्थिति में बड़े स्तर पर ड्रोन का हमला नहीं होगा तो फिर कोई लाभ नहीं होने वाला। तो इसलिए सभी सोचते हैं कि बड़े स्तर पर ही ड्रोन का हमला किया जाए। अब बड़े स्तर पर यानी कि झुंड में ड्रोन का हमला किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में दरअसल क्या क्या मामले मजबूत करते हैं किसी देश को। तो देखिए, जब कभी भी झुंड ड्रोन हमला होता है तो इस दौरान या तो वो हमला स्वायत्त होता है या फिर अर्ध स्वायत्त यूएवी से होता है, यानी कि या तो वो ऑटोमेटिकली चल रहे होते हैं, ऑटोनोमसली चल रहे होते हैं। इसके अलावा दूसरा ये होता है कि वो हाफली उनको ऑपरेट किया जाता है आधे तौर पर, और आधे तौर पर वो ऑटोनॉमस एक्टिविटी कर रहे होते हैं। और समन्वित समूह यानी कि उनका पूरा ग्रुप होता है, पूरे ग्रुप में जाकर के वो हमला करते हैं। और जब कभी भी कोई इसको दूर से देखता है ना कि ये क्या आ रहा है, ऐसा लगता है कि पक्षियों का एक झुंड आ रहा है और बड़ी संख्या में पक्षी एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो पक्षियों का या फिर मछलियों का झुंड एक तरह से देखने में लगता है अगर कभी भी झुंड में ड्रोन के माध्यम से हमला किया जाता है। उस स्थिति में ये वायरलेस नेटवर्क के माध्यम से संचार करते हैं, यानी कि वायरलेस कम्युनिकेशन करते हैं पूरी तरह से, कहाँ जाना है कैसे जाना है जीपीएस के थ्रू ट्रैकिंग कर रहे होते हैं और इसी के अकॉर्डिंग ये आगे बढ़ते हैं अपने लक्ष्य को भेजने के लिए।
इसके अलावा साथ साथ ये पता चलता है कि साझा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वास्तविक समय में समायोजित होते हैं। यानी कि ये जो सभी एक साथ चल रहे होते हैं, इन सभी का एक साझा टारगेट होता है, सभी को पता होता है कि हम निकले तो एक साथ है और हम लोग किसको मारेंगे जाकर के। तो प्रॉपर सारे एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं, कंप्लीटली एक ही प्रकार के सिस्टम को यूज करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट करके चीज़ों को आगे बढ़ा भी रहे होते हैं। अब देखिए, दरअसल जो इस प्रकार का पूरा कार्य होता है, इसके अंदर इनबिल्ट रिडेंडेंसी लगाई जाती है। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार कार्य होता है तो इस प्रकार के कार्य के अंदर क्या होता है, इनबिल्ट रिडेंडेंसी होती है। अब इसके पीछे का अर्थ ये होता है कि जब कभी भी झुंड में हम लोग ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं तो उस दौरान हमला अधिक लचीला हो जाता है, ड्रोन भी अधिक लचीले हो जाते हैं। और इसका अर्थ ये होता है कि मान लो कि अगर दुश्मन देश आपके ड्रोन वॉरफेयर को रोकना भी चाहेगा और ड्रोन वॉरफेयर को रोकने के समय उसने अगर आपके 1, 2, 4 ड्रोन तोड़ भी दिए तो इस दौरान बाकी ड्रोन नहीं रुकने वाले हैं। अगर आपका 2, 4 ड्रोन टूट भी जाता है तो ऐसी स्थिति में बाकी जो ड्रोन है वो अपनी दिशा में आगे बढ़ते ही रहेंगे और वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि वो लक्ष्य तक पहुंच ना जाए। तो इसलिए कहा जाता है कि इस पूरे की पूरी गतिविधि के अंदर मामला लचीला होता है और ड्रोन्स अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए निरंतर आगे बढ़ रहे होते हैं। देश पहले से ही और अधिक ज्यादा घातक AI संचालित झुंड ड्रोन विकसित कर रहे हैं। अब आजकल ये पूरी दुनिया में चलन चल रहा है ऐसा कि सभी आजकल बड़े स्तर पर ड्रोन अपने पास तैयार कर रहे हैं, संख्या का विस्तार भी कर रहे हैं और चाहते हैं कि सभी के पास AI चालित ड्रोन का झुंड हो। यानी कि AI से चलने वाले ड्रोन रहेंगे तो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना है, उसको रेगुलेट करने के लिए वो अपने आप ही GPS की टेक्नोलॉजी को समझेगा, अपने आप रास्तों को समझेगा, टारगेट को कैसे काउंटर करना है वो अपने आप चीज़ों को बहुत कुछ समझ लेता है। तो इससे क्या होता है कि जो व्यक्ति उसको ऑपरेट करता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ आती नहीं है और वास्तविक समय में निर्णय लेने, मिशन के बीच में रणनीति अपनाने और अधिक सटीक युद्धाभ्यासों का समन्वय करने में सक्षम होते हैं। यानी कि जो AI बेस्ड ड्रोन होते हैं ना, झुंड वाले ड्रोन, इनकी खास बात क्या होती है कि पहली बात तो किस समय क्या करना है। जरूरी नहीं कोई कमांड आएगी, कोई ऑर्डर आएगा तभी जाकर के कोई काम करेंगे। भाई ये खुद से समझ लेते हैं कि देखो अगर ऐसी ऐसी स्थिति है तो हमें ऐसा काम करना है। अगर सामने से कोई हमें निष्क्रिय करने के लिए मिसाइल आ रही है, रॉकेट आ रही है, तो हमें कैसे वहां पे बिहेव करना है, कैसे बच के निकलना है, ये बहुत सारे डिसीजन खुद लेने में सक्षम होते हैं। बहुत सारे डिसीजन खुद लेने में सक्षम होने के अलावा कि मिशन के बीच में रणनीति क्या होनी चाहिए। मान लो कभी रणनीति बदलनी पड़ रही है तो ऐसा नहीं है कि भाई आपको पहले चाहिए कमांड कि भाई ठीक है पीछे से बताओ क्या करना। नहीं, इनको पता है कि अगर कुछ चीजें बदली हैं तो खुद ही ये बीच में निर्णय ले लेंगे और बीच में निर्णय लेकर सब कुछ ये अपने हिसाब से ही संभाल लेंगे। इसके साथ साथ अधिक जटिल युद्धाभ्यासों का समन्वय करते हैं। यानी कि समझ लीजिए कि जो बहुत ज्यादा जटिल तकनीकें होती हैं जो इंसानों को भी करने में और आगे प्रोसेस करने में, चीजों को बढ़ाने में समय लगेगा, ये खुद से बहुत जल्दी करते हैं और उसके बाद ये अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए निकल जाते हैं। तो इनसे संयुक्त हथियार युद्ध का अभिन्न अंग बनने की उम्मीद है। यानी कि आज के समय में कह चुका हूं मैं आप लोग को कि भाई लगातार युद्ध का अब स्वरूप बदल रहा है। हम लोग ड्रोन वॉरफेयर में आ चुके हैं। अब जो पहले वाले युद्ध वो नहीं होते, अब ड्रोन वाले युद्ध होते हैं। तो बिल्कुल ये युद्ध का एक अभिन्न अंग बनेंगे और साथ साथ पैदल सेना, कवच और साइबर इकाइयों के साथ मिलकर के ये काम करेंगे ही करेंगे पूरी तरह से आगे बढ़ के। और जरूरी है, आजकल ड्रोन के बिना किसी भी देश के जो रक्षा क्षेत्र है उसको हम लोग मजबूत नहीं मान सकते। ये समझ लीजिए कि 2013 में पूरी दुनिया का जो ड्रोन बाजार था वो 14.14 बिलियन डॉलर का हुआ करता था, लेकिन 2032 तक ये 47.16 बिलियन डॉलर का हो जाएगा। ये भी पूरी तरह से अभी उम्मीद की जा रही है। ठीक है, तो झुंड में जब कभी भी ड्रोन हमला करते हैं तो वो एक मजबूत स्थिति होती है और दूसरे देश को इससे परेशानी होती है बड़े स्तर पर, क्योंकि ऐसे हमलों को निष्क्रिय कर पाना बहुत ही जटिल काम होता है, बड़ा ही मुश्किल काम होता है। अब इसी के साथ में ये भी समझिए कि मान लो कि अगर कभी भी अगर हमला हुआ है झुंड में, तो झुंड में हमला करने के साथ साथ या ड्रोन के हमले के साथ साथ अगर आपको उसका मुकाबला करना हो तो कभी भी ड्रोन हमलों का मुकाबला किया कैसे जाता है और क्या चरण होते हैं किसी भी ड्रोन हमले का मुकाबला करने के लिए। तो देखिए, ड्रोन हमले का मुकाबला करने के लिए सबसे पहले चीज होती है वो होती है पहचान। ठीक है, आपको क्या करना पड़ता है, पहले आपको ड्रोन के हमले की पहचान करनी होती है। तो कैसे होती है, जो हमारे आधुनिक सिस्टम लगे हुए हैं रडार, जैसे कि AESA रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिक और इंफ्रारेड सेंसर, ध्वनिक डिटेक्टर और AI संचालित फ्यूजन सिस्टम का मिश्रण, ये ऐसे सिस्टम है जो पता लगाते हैं कि ड्रोन हमला हुआ है हमारे ऊपर। अब चरण जो होते हैं, देखो चरण यही होंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मान लो कि किसी देश के ऊपर ड्रोन हमला हुआ है तो वो कैसे क्या करेगा, आगे कैसे उसका मुकाबला करेगा। तो पहले तो वो पता लगाएगा, पता लगाने के बाद वो ये समझेगा कि तकनीकें क्या हैं, किस तरह के ड्रोन है, उसके बाद ये समझेगा कि कैसे उसको काउंटर करना है। ये चरण होते हैं और वही चरण यहाँ बताए गए। सबसे पहले पहचान करेंगे तो ड्रोन हो गए, हमारे सेंसर्स हो गए, ये हमें मदद करेंगे, हमें बताएंगे कि कहाँ से हमला हुआ है, कैसे हमला हुआ है और जो हमला हुआ है वो ड्रोन कितने समय
समय तक या कितने समय में हमारे पास तक आ जाएंगे और हमें नुकसान पहुंचाएंगे। अगर एक बार आपने ड्रोन हमले का पता लगा ली तो उसके बाद ड्रोन को गतिज साधनों यानी कि मिसाइलों से या फिर विमान रोधी तोपों के जरिए फिर बेअसर करने का काम किया जाएगा, फिर उसको जवाब दिया जाएगा, उसको रोका जाएगा, तो तोड़ा जाएगा, फिर ये काम आगे बढ़ेगा। लेकिन एक देखने वाली बात यह है कि जो हमारे पारंपरिक गतिज वायु रक्षा प्रणालियां हैं, इसके अलावा विशेष रूप से सतह से हवा में मारने वाली मिसाइलें हैं, ये थोड़ी महंगी ज़्यादा है और महंगी होने के साथ साथ ये कम प्रभावी भी हैं। अगर हम लोग अपनी पारंपरिक गतिज वायु रक्षा प्रणालियों का इस्तेमाल करते हैं, सतह से हवा में मारने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करते हैं, तो थोड़ी महंगी है। और महंगी के साथ साथ क्या है कि इनकी प्रभाविता भी कम है, ये कम एफिशिएंट माने जाते हैं। अब जब हम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये महंगा भी और कम एफिशिएंट भी है, तो हम करे तो करे क्या और जाए तो जाए कहाँ। तो अब ऐसी स्थिति में सीरैम और फॉलेक्स ये ऐसी स्वचालित गन प्रणालियां हैं जो ऐसे हमलों के ट्रैक किए जाने के बाद बहुत ही अच्छे से जवाब भी देती हैं और ड्रोन्स को निष्क्रिय करने में भी बड़ी भूमिका निभाती है। हालांकि ऐसे ड्रोन हमलों को निष्क्रिय करने के मामले में बात केवल यहीं तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि हमारे पास में एक बहुत अच्छा सिस्टम है और ये सिस्टम है ना वो थोड़ा सा लागत प्रभावी है। अभी मैंने आपको बताया था कि पारंपरिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाए या पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए तो दो वहां पर कमियां हैं, एक महंगी है और दूसरा प्रभाविता भी उनकी कम है। लेकिन हम आजकल ये देख रहे हैं कि दुनिया के बहुत सारे देश ऐसी तकनीकों पे काम कर रहे हैं जो लागत प्रभावी हैं, यानी कि कम खर्चा आपका लगेगा, पर कम खर्चा लगने के साथ साथ आपको रिजल्ट तो बिल्कुल बहुत अच्छा मिलने वाला है। ये यहाँ पर चल रहा है। तो लागत प्रभावी विकल्पों के ऊपर पूरी दुनिया आजकल आगे बढ़ रही है। तो क्या क्या शामिल है इसमें? पहला है निर्देशित ऊर्जा हथियार। ये क्या होता है? तो ये लेजर और माइक्रोवेव प्लस जो सेंसर को नुकसान पहुंचाकर या इलेक्ट्रॉनिक्स को भूनकर ड्रोन को निष्क्रिय कर देते हैं। तो ये ऐसी तकनीक है और सस्ती तकनीक है। सस्ती के साथ अच्छी तकनीक है, इफेक्टिव है आज के समय में, इसी वजह से दुनिया के देश इसको अपना रहे हैं। इसके अलावा दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक युद्ध। तो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध जिसको हम लोग कहते हैं ईडब्ल्यू। तो ईडब्ल्यू का मामला क्या होता है? इसमें जीपीएस सिग्नल या संचार लिंक को जैम कर दिया जाता है। अब जो एआई बेस्ड ड्रोन होते हैं कैसे चल रहे होते हैं? ये जीपीएस से चल रहे होते हैं। अब जब ये ड्रोन जीपीएस से चलेंगे तो एक काम करो, आपने क्या करना है? ईडब्ल्यू पे काम करना है, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पे काम करना है। जो जीपीएस सिग्नल है या जो संचार के लिंक है उनको रोक दो, जैमर्स लगा दो, जिससे क्या होगा? ड्रोन कंफ्यूज हो जाएगा एंड ड्रोन विल बी कंफ्यूज लाइक दिस, देख कहाँ जाना है, अब मुझे किधर जाऊं, कहाँ है मेरा टारगेट, अब समझ में नहीं आ रहा है मुझे। उसको पहले लोकेशंस मिल रही थी, सेंसर्स मिल रहे थे, उसको सारी की सारी चीजें पता लग रही, तो वो आगे बढ़ रहा था। अब वो फंस गया, अब वो अटक गया, अब उसको समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या करना है और मुझे कैसे करना है। इसके अलावा एक और विकल्प है स्पूफिंग। स्पूफिंग का मतलब क्या होता है कि आप भेजना चाहते हैं राइट, भेज दीजिए लेफ्ट। कैसे? अब इसमें करते हैं जीपीएस स्पूफिंग। जीपीएस स्पूफिंग के थ्रू एक ऐसा सिग्नल भेज देते हैं जिससे हम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, गलत दिशा में भेज सकते हैं और गलत दिशा में भेज के उसको गिरा सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान का ड्रोन आया, दिशा घुमवा दो, स्पूफिंग कर दो, वापस पाकिस्तान में भेज के हमला करवा दो। उससे ये सारे काम भी हो सकते हैं। उसको ये समझाओ कि जो हमला तुम्हें करना है वो हमला यहाँ नहीं, ये वाली जमीन सही है, इस जमीन पे हमला करना है, जो लोकेशन तुम्हारे में डाली गई है वो वाली लोकेशन तो यहाँ है, वो वहीं जाकर के हमला कर देगा। तो स्पूफिंग करा के भी, उसको गुमराह करके, झूठा आदेश दे करके भी अपने हमलों को निष्क्रिय किया जा सकता है। और ये तकनीक भी सस्ती है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। साइबर हमले, तो भाई ड्रोन पर नियंत्रण करना, यानी कि ड्रोन दूसरे देश का आया है, कंट्रोल कर लो उसको, ठीक है, उसको हैक कर लो, नियंत्रण बना लो उसके ऊपर और सॉफ्टवेयर की कमियों का फायदा उठा करके उसको क्रैश करवा दो। ये भी इसमें शामिल है, एक महत्वपूर्ण इसको भी विधि माना जाता है ड्रोन हमलों को निष्क्रिय करने के लिए। इसके अलावा इंटरसेप्टर ड्रोन एवं जाल, तो पास में ड्रोन को बुलाओ, पास में ड्रोन को बुला के मार गिराओ, तो इस मामले में हम लोग भी काम कर सकते हैं। ये तकनीक भी थोड़ी सी सस्ती और अच्छी तकनीक है। तो ये वो सारी तकनीकें हैं जो सस्ती भी मानी जाती हैं और ड्रोन वॉरफेयर को रोकने के मामले में अच्छी तकनीकें भी मानी जाती हैं। इसी के साथ साथ एक खास चीज़ और हम लोग क्या देखते हैं कि ड्रोन विरोधी युद्ध में लागत में असमानता मुख्य चुनौती बनी हुई है और वर्तमान में उपलब्ध तकनीक के साथ लगभग 1 लाख ड्रोन की लागत वाले ड्रोन झुंड को बेअसर करने में लाखों डॉलर लग सकते हैं। तो वर्तमान में जो उपलब्ध तकनीक वहाँ पर दिक्कत है, इसी वजह से जो दुनिया है वो EW और DEW ऐसी तकनीकों को विकसित कर रही है जिसके थ्रू क्या हो सकता है कि मामला आसान हो सकता है। DW यानी कि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और DEW मतलब निर्देशित ऊर्जा हथियार। तो इसके थ्रू क्या होता है कि तकनीक सस्ती भी और हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा मददगार भी हो सकती है और दुनिया के अनेक देश इस तरफ आगे बढ़ के कार्य कर रहे हैं जिससे कि वो मामले को कंट्रोल में ले सकें और दुनिया के अंदर ऐसे वॉरफेयर्स का
आगे बढ़ करके वो सामना कर सकें, खुद को बचा सकें। अब भारत की क्षमताएं क्या है, जरा एक बार इसके ऊपर भी हम लोग अच्छे नजर डाल लेते हैं कि भारत की क्षमताओं में क्या क्या शामिल है। तो भारत की क्षमताओं में क्या क्या शामिल है, तो देखिए भारत की क्षमताओं में हम पता चलता है कि भारत के पास 200 मध्यम ऊंचाई के और 980 मिनी यूएवी हैं, जिसमें हार्पी, हेरोप, MQ-9 रीपर और रुस्तम 2 शामिल है। अब यहाँ क्या पता चलता है कि जो हार्पी है वो कहाँ पर है, वो इजराइल में बना हुआ है, 9 घंटे तक उड़ सकता है, रेंज इसकी 500 किलोमीटर है और हार्पी 32 किलो तक का पेलोड ले जा सकता है और कीमत इसकी $40 लाख है। लेकिन बात करें हेरोप की, तो बना ये भी इजराइल में है, 9 घंटे तक ये भी उड़ सकता है, लेकिन इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है, 23 किलो का पेलोड ये ले जा सकता है। MQ रीपर की बात करें तो ये अमेरिका में बना है, 1700 किलो का पेलोड ले जा सकता है और इसका इस्तेमाल अमेरिका ने इराक, सीरिया, अफगानिस्तान में किया। 27 घंटे तक ये हवा में रह सकता है, 1850 किलोग्राम तक के पेलोड ले जा सकता है। और साथ साथ हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि 3 करोड़ 20 लाख डॉलर प्रति यूनिट में इसको ये मिलता है। रुस्तम जो है वो भारत के DRDO ने बनाया है, 200 किलोमीटर तक ये आगे बढ़ सकता है। सॉरी, यहाँ जो रेंज है ना इसकी, वो जो रेंज थी वो किलोग्राम नहीं, वो 1850 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है कि इतनी रेंज में जा सकता है। 1700 किलो का पेलोड ले जा सकता है ये MQ रीपर, ठीक है। इसके अलावा रुस्तम 2 जो है वो प्रायोगिक चरण में है, हालांकि 50 से 60 लाख डॉलर प्रति यूनिट है इसकी, पर टेस्टिंग है, तो 350 किलो का पेलोड ये भी ले जा सकता है। अब भारत की तकनीकों की बात करें कि भारत कैसे कैसे रोक सकता है, तो देखिए भारत की तकनीक जो है वो आजकल अच्छी हो गई है। आकाश तीर वायु रक्षा नियंत्रण प्रणाली जो है भारत की एक मजबूत प्रणाली, जिसके थ्रू भारत अपने ड्रोन हमलों को रोक सकता है। इसके अलावा दूसरी है भारत की भार्गवास्त्र, ये भी बहुत अच्छी तकनीक है, इसके थ्रू भी भारत जो है वो ड्रोन हमलों को रोकता है। इसके अलावा DRDO का एंटी ड्रोन सिस्टम है, इसके थ्रू भी भारत रोक सकता है। और इसके अलावा भारत का है इंद्रजाल, तो भारत इसके थ्रू भी अपने ड्रोन हमलों को निष्क्रिय करने में पूरी तरह से सक्षम है, मजबूत है। बात क्लियर है सभी लोगों को? तो सबके अलग अलग फीचर्स हैं, कुछ थोड़ा दूर पर रोक देते हैं, कुछ थोड़ा पास बुला के रोकते हैं, पर ये सभी ड्रोन हमलों को निष्क्रिय करने में पूरी तरह से सक्षम है। तो इतना कुछ समझ लिया तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बहुत इजीली दे सकते हैं। तो प्रश्न का आंसर कमेंट करना है सभी लोगों को। इसके अलावा स्टडी IQ में सभी कोर्सेज पे फिलहाल चल रहा है एक फेस्टिव सीजन, यानी कि आपको सेल मिल रही है। तो हम लोग बात करते हैं P2I फाउंडेशन बैच प्रतिज्ञा की। ये बैच उन लोगों के लिए खास है जो 2026 की परीक्षा देना चाहते हैं। इस बैच में आप लोगों की प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों चरणों की तैयारी होती है। 1000 से अधिक घंटे की क्लासेस मिलती हैं, प्रिंटेड हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, मेंटरशिप भी आप लोग को दी जाती है इसमें। इसके अलावा प्रीलिम्स और मेंस के लिए रेजिडेंशियल प्रोग्राम शामिल है। मंथली टेस्ट में जो टॉप परफॉर्मर होता है उसको 11,000 का प्राइस दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग ये बैच लेते हैं KL लाइव कोड यूज करके, KL लाइव कोड यूज करके बैच मिलेगा आपको 26,999 रुपए में। इसी के साथ अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आप लोगों की पूरी फीस भी वापस हो जाएगी। तो 15 जून तक का समय है, इतनी कम फीस नहीं होती है, पहली बार मिल रहा है सभी ऑफर सभी कोर्सेज पे, तो बिल्कुल जल्दी से इसको ले लीजिएगा। और मेरे साथ जुड़ना है कहाँ पे? टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक और X पे। और अपनी फाइल लेने के लिए क्लासेस की आपको जुड़ना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल पे। तो बस आज के लिए इतना ही। जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हम लोग को शेयर करनी थी वो सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बस इस वीडियो को बाकी लोगों तक शेयर कीजिए और जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है लाइक भी कर दीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वॉज लाइक कि नहीं होगा, छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ, and I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ.